दोस्तों, मैं नजीब अंसारी और आप देख रहे हैं वाइटल ETC। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर दें ताकि मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पदार्थ की अवस्था है। तो अब पदार्थ की अवस्था के बारे में बात की जाए तो फ्रेंड्स, एक बेसिक चीज़, नॉर्मल पदार्थ की अवस्था के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो तीन अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में तो सब जानते हैं, जैसे कि ठोस, द्रव और एक होती है गैस। इन तीन अवस्था के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं और इनके बारे में सबको पता है। आज हम नॉर्मली स्पेशल तौर पे जो बात करेंगे इसकी दो और नई अवस्थाएं जिनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट तो एक तो होती है प्लाज्मा और देन एक सेकंड लास्ट होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये तीन अवस्थाएं, पांच अवस्थाएं होती है जिनमें से जो ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों अवस्था के बारे में तो नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि ठोस, द्रव, गैस क्या होती है। पहले फ्रेंड्स हम इन तीनों के बारे में नॉर्मल बात कर लेते हैं, जैसे इनका घनत्व, इनका आयतन, इनका संपीड़न, ठीक है, इन सब के बारे में। जैसे आकार से हम शुरुआत करते हैं। आकार की अगर बात की जाए तो ठोस का आकार क्या होता है, फिक्स रहता है, जबकि द्रव का आकार क्या होता है, ये फिक्स नहीं रहता। इसको जिस पात्र में हम भरते हैं ये उसी संरचना में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम द्रव को किसी एक पात्र में, एक प्लेट वगैरह थाली संरचना में भरते हैं तो ये फैल जाता है, और एक गिलास नुमा में भर जाता है तो ये उसी आकृति में डल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि गैस के आकार की बात करें तो गैस का आकार भी फिक्स नहीं होता, इसको भी जिस पात्र में डालते हैं ये उसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तो आकार की बात। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके आयतन के अकॉर्डिंग कि तो ठोस का आयतन क्या होता है, फिक्स होता है, ठोस के आयतन में कोई चेंजेस नहीं है। द्रव के आयतन की अगर बात की जाए तो द्रव का आयतन भी फिक्स, क्योंकि द्रव को हम किस में नापते हैं, नॉर्मली लीटर के हिसाब से, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। तो वो पात्र में, एक फैले हुए पात्र में रहेगा तो भी 1 लीटर ही रहेगा, एक गिलास या दूसरे पात्र में रहेगा, कैन वगैरह में, तो भी वो किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, ना कि ठोस में और ना ही द्रव में। मगर गैस के आयतन में परिवर्तन आ जाता है। गैस में होता क्या है, जैसे कोई गैस अगर बोतल में भरी हुई है तो उसका आयतन उस बोतल के बराबर, जैसे ही बोतल का हम ढक्कन अगर खोल देते हैं तो वो बाहर जितना भी एरिया मिलता है उतने एरिया में फैल जाती है। तो आयतन क्या हो जाता है, गैस का स्प्रेड हो जाता है। तो गैस का आयतन फुल होता है, कोई आयतन फिक्स नहीं होता, कितना भी हो सकता है। मगर द्रव और ठोस का आयतन क्या होता है, फिक्स होता है। देन अगर हम बात करें अब घनत्व की, डेंसिटी की अगर बात की जाए तो घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, ठोस का। अब कारण क्या होता है ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होने पीछे, क्योंकि ठोस के कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठोस के कण क्या होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत कस के एक दूसरे को कस के बांधे हुए रखते हैं, तो इस वजह से इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। द्रव का घनत्व क्या होता है, द्रव का घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है, मगर क्या होता है, ठोस की अपेक्षा इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसके कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, कम होता है। और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। घनत्व की बात आती है तो फ्रेंड्स, डेंसिटी या घनत्व का एक फॉर्मूला भी होता है कि जो घनत्व होता है ये क्या होता है कि द्रव्यमान और क्या होता है, ये उसके आयतन के अनुपात के बराबर होता है। किसी भी पदार्थ का घनत्व जो होता है उसके द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात के बराबर होता है। तो घनत्व क्या होता है, सबसे कम किसका होता है, गैस का घनत्व सबसे कम होता है। देन नेक्स्ट बात करें, अगर हम इसमें विसरण क्षमता की बात की जाए, डिफ्यूजन या विसरण क्षमता की, तो घनत्व ठोस पदार्थ में किसी प्रकार का विसरण नहीं होता। द्रव की अगर बात की जाए तो द्रव में भी क्या होता है, विसरण क्या होता है कि अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। द्रव में भी क्या होता है, थोड़ा बहुत विसरण क्षमता इसमें देखी जा सकती है। जैसे मान लो यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ से वाटर निकलकर बाहर जा सकता है, तो द्रव में विसरण क्षमता देखी जा सकती है, मगर ठोस में किसी प्रकार का विसरण नहीं होता। यहाँ पर कोई ठोस बॉल हमने रख दी, यहाँ पर चाहे कितना भी स्पेस हो ये यहाँ पे रहेगी, बाहर नहीं जाए। तो ठोस में विसरण क्षमता नहीं होती, द्रव में विसरण क्षमता देखी जाती है। और गैस में सबसे ज़्यादा विसरण क्षमता पाई जाती है फ्रेंड्स,
कि गैस क्या होती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करने लगती है। तो ये तो बात थी ठोस, द्रव और गैस की। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। पेपर में या कंपटीशन लेवल पर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन अवस्थाओं के ऊपर ही बनते हैं, सबसे ज़्यादा इसी के बारे में कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो वहाँ पर हम बात करते हैं प्लाज्मा, कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। अब ये प्लाज्मा क्या होती है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हम ठोस से शुरुआत करते हैं। ठोस पदार्थ है, ठोस को हमने, जैसे एक बर्फ का टुकड़ा है ठोस को हमने गर्म किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अपने जैसे द्रव में कन्वर्ट हो गया। इस द्रव को और ज़्यादा गर्म किया तो गर्म करने पर ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, गैस में कन्वर्ट हो गया। अब इस गैस को यदि और गर्म करते हैं तो ये किस में डिवाइड हो जाएगा, प्लाज्मा में डिवाइड हो जाएगा। तो ये किस में टूट जाएगा, प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा होती क्या है फ्रेंड्स, हम जानते हैं कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम क्या बोलते हैं, परमाणु। ठीक है फ्रेंड्स, परमाणु के नाम से जानते हैं। अब परमाणु जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है, धनायन और ऋणायन। भाई इसके बारे में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणायन चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु दो चीज़ों से मिलकर बना है, धनायन और ऋणायन। तो ये पदार्थ छोटे कणों में टूटा, फिर और ज़्यादा छोटे कणों में टूट गया, और लास्ट में आकर ये धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाता है। तो पदार्थ की वो अवस्था जो धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाती है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। फ्रेंड्स, उस अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको बीच में वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी ज़रूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी चौथी अवस्था हो गई, प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसकी पांचवी अवस्था, के पदार्थ की पांचवी अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ फ्रेंड्स के बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था जो होती है वो क्या होती है। सबसे पहली बात तो इसके बारे में सर्वप्रथम जो कल्पना की थी 1921 में, लगभग 1921 में सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा इसकी जो कल्पना की गई थी, उन्होंने इस अवस्था के बारे में सर्वप्रथम बताया कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कि ये अवस्था कौन सी अवस्था होती है। अब इस अवस्था में उन्होंने बताया क्या कि जो प्लाज्मा होती है, जैसे जैसे हम पदार्थ को गर्म करते गए उसकी अवस्था क्या हो गई, बदलती गई, और उसके जो कणों के मध्य कण क्या हो गए, छोटे छोटे कणों में टूटते गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो द्रव को गर्म किया, गैस हो गई, गैस को और गर्म किया तो आयनों में विभक्त हो गई। अब इन्होंने क्या कहा, सत्येंद्र नाथ बोस ने, कि यदि इस प्लाज्मा को हम जैसे गर्म करते गए तो ये टूटते गए, यदि हम इस प्लाज्मा को एकदम से अगर हम इसको ठंडा करते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, बहुत कम टेम्परेचर पर, जैसे इन्होंने किया -273.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पर इन्होंने क्या किया, इस प्लाज्मा को ठंडा किया। पहले तो हम गर्म करते गए तो आयनों में टूट गया। अब इन्होंने क्या कहा कि यदि हम प्लाज्मा को बहुत कम टेम्परेचर पर यदि ठंडा करते हैं तो उसके बाद जमने पर, ठोस से भी ज़्यादा जमने पर जो अवस्था प्राप्त होगी, उस अवस्था को क्या नाम दिया इन्होंने, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसके पीछे कारण क्या था कि सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी खोज की है और आइंस्टीन के द्वारा इसको पास किया गया, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो लगभग 1921 में तो सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा एक कल्पना की गई थी, और इस अवस्था को फिर खोजा गया 2001 में। 2001 में 3 वैज्ञानिक के द्वारा इसको खोजा गया। 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे, एक तो था इसमें जैसे कार्नेल, एक था केट्रेल और एक वीमन। इन 3 वैज्ञानिक के द्वारा 2001 में इस कल्पना को मतलब सिद्ध किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और 2001 में ही इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये क्या थी,
पदार्थ की पांचवी अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में किसको जाना जाता है? प्लाज्मा को जाना जाता है, जो कि क्या होती है? आयनों के रूप में टूटी होती है, आयनित होती है। ठीक है, और पांचवी अवस्था के रूप में किसको जाना जाता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में जाना जाता है कि जब प्लाज्मा को -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है, तो जो वो अवस्था प्राप्त होगी वो अवस्था क्या होगी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो अवस्थाओं में चेंजेस जो आता है वो किस प्रकार आता है। तो अब हम बात करते हैं अवस्थाओं में चेंज। जैसे हम जानते हैं टॉस, देन एक होती है द्रव और एक होती है गैस और प्लाज्मा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीन अवस्था है। अब इनमें जो चेंजेस हो रहा है उसको हम किस प्रकार शो करते हैं? जैसे मान लो यदि टॉस द्रव में चेंज होता है, टॉस द्रव में बदलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गलनांक। गलनांक क्या, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वो उसका क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर कोई टॉस द्रव में बदलने लगता है तो वो टेम्परेचर उसका क्या होता है? गलनांक क्या, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और यदि द्रव टॉस में बदलता है तो वो उसका क्या कहला जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट, या उसको हम क्या बोलते हैं? हिमीकरण। हिमीकरण या उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। यदि द्रव गैस में बदलता है कि उस द्रव को और ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा ऊष्मा दी जाती है तो द्रव किस में कन्वर्ट होने लग जाता है? गैस में। तो उससे कहा जाता है वाष्पीकरण या इवापोरेशन, वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। और यदि गैस द्रव में चेंज होती है तो उसे कहा जाता है संघनन। संघनन कि किसी पदार्थ के या किसी द्रव के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग करते हैं कि उसको गर्म करके और फिर उसको ठंडा करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? संघनन। और यदि गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट होती है तो फिर उसको हम बोलते हैं, अब प्लाज्मा क्या होती है? जब हमें पदार्थ आयनों के रूप में प्राप्त होते हैं तो उसे प्लाज्मा बोलते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? आयनीकरण। और प्लाज्मा अगर गैस में कन्वर्ट होती है तो उसके हम कहेंगे विआयनीकरण। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार आप इजीली याद रख सकते हो कि कोई भी पदार्थ किसी में भी चेंज होता है तो उसको क्या कहा जाता है। अगर गैस द्रव में कन्वर्ट हो रही है तो संघनन, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? संघनन। और अगर द्रव गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। और इसमें एक और अवस्था है फ्रेंड्स, यदि ठोस पदार्थ सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठोस पदार्थ द्रव में ना बदलकर सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे इसके एग्जाम्पल भी होते हैं, जैसे कपूर, नेफ्थलीन वगैरह, ये क्या होते हैं? इनको यदि गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है? ठोस में से द्रव में ना बदलकर सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस क्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वापातन। इस क्रिया को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ऊर्ध्वापातन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स आपके पदार्थ की अवस्था है। इसके बाद हम बात करेंगे पदार्थ का शुद्धिकरण, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।